हाँ, क्या पढ़ लिया था अपन ने टॉट में? कहां तक पढ़ा था? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। वाइकेरियस पढ़ना है अपने को। क्या होता है वाइकेरियस लायबिलिटी? सीएसईटी में पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने भी टॉट थोड़ा बहुत। कहां से किया सीएसईटी तुमने? तुमने? वाह यार, यूट्यूब बहुत चलता है। हाँ तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं वाइकेरियस लायबिलिटी। अभी तक हमने टॉट में काफी सारा टॉटे टॉटे कर लिया। हमने मेंसरिया पढ़ लिया, हमने एलिमेंट्स ऑफ टॉट पढ़ लिए। पर आगे बढ़ने से पहले, अब क्योंकि हम वाइकेरियस लायबिलिटी के कंसेप्ट पे आ गए हैं और हम थोड़ा सा ये भी समझ चुके हैं कि गलती से मिस्टेक हो जाए तो ये टॉट में आएगा या नहीं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी हम पढ़ चुके हैं, तो ये टॉट में आएगा या नहीं आएगा? कौन सी कैटेगरी में आएगा? वाइकेरियस लायबिलिटी के करे कोई और भरे कोई। किसी को धमकी देना अभी भी इस चैप्टर में आना बचा है, ठीक है? ऑनलाइन वाले मित्र हाजिरी लगा दो कौन कौन है। और ये ऑलरेडी आ चुका है। टॉट के एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या थे? बहुत बढ़िया। रॉन्गफुल एक्ट के साथ में क्या बोलना है? बिना ओमिशन लिखे मार्क्स। द एक्ट कंप्लेन्ड ऑफ शुड बी रॉन्गफुल इन ऑल द सर्कमस्टांसेस। दूसरा, लीगल डैमेज का मतलब क्या? इट इज नॉट एवरी डैमेज दैट इज डैमेज इन द आइज ऑफ। एग्जाम्पल क्या लिया था? ये लीगल डैमेज है। ये इसके अंदर अपन ने कितनी डॉक्ट्रिन्स पढ़ी? कौन सी कौन सी? इंजूरिया सिन डेमनो और डेमनम सिन इंजूरिया। इसका मतलब क्या? इंजरी मतलब इंजरी ऑफ लीगल राइट्स। सिन मतलब, डेमनम मतलब डैमेजेस इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब लीगल राइट वायलेट हुए बिना मॉनेटरी डैमेज के। केस लॉ कौन सा पढ़ा था इसमें हमने? एशबी वर्सेस। कहानी क्या थी? वोट। किसने वोट नहीं डालने दिया था? रिटर्निंग ऑफिसर ने। किसको नहीं डालने दिया था? लीगल वोटर को। क्या यहां तक क्लियर? उसके बाद कौन सी डॉक्ट्रिन पढ़ी थी? इसके अंदर केस लॉ का नाम क्या है? इसमें क्या है? मॉनेटरी डैमेज विदाउट लीगल राइट्स का वायोलेशन। ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। कहानी क्या थी? स्कूल मास्टर ने दूसरा स्कूल खोल लिया, राइवल स्कूल खोला। कौन सा स्कूल खोला? राइवल स्कूल। और राइवल स्कूल में इधर जो प्लेंटिफ था उसके स्टूडेंट्स फ्लॉग्ड बोले तो वहां चले गए थे। क्लियर? तो रोज आएगा पक्का? रोज के तो फिर ये ऐसे रोज ऑनलाइन करेगा, फिर आज कैसे आना हुआ? अच्छा, अभी इंदौर ही है इसलिए। फिर घर जा रहा है? कहाँ रहता है? मत जाओ ना, ऑफलाइन ही पढ़ ले। यहाँ पे बीमार होते। इंदौर में थोड़ी समस्या तो है, बीमार और गंजे दोनों हो जाते हैं। मैं आया था तब घने बाल लेके आया था। 15 सालों में भाई मेरा 70% चले गए। हेयरलाइन रिसीड हो खत्म सा हो गया। मैं पुराना फोटो बताऊंगा भाई, बहुत अच्छे बाल थे मेरे। तो तुमको क्या पता अंदर क्या खालीपन है? यूं हाथ डालो और ऐसे बिल्कुल बाल आते हैं। क्या पैसे वाले होते हैं तो बाल जाते हैं ऐसा? मैं उस तरह चलवा लूंगा अगर मिल रहे हो तो। परमानेंट वैसा रहूं, कटप्पा बन जाऊंगा मैं भाई। ये सब कहने की बातें हैं, पैसे वाले होते हैं तो बाल उड़, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ गलत बोलते जो भी बोलते। तो आज हम वाइकेरियस लायबिलिटी पढ़ेंगे भाई लोग। वाइकेरियसली लायबिलिटी। अच्छा, जो टॉट करता है उसको क्या बोलते हैं? टॉटर? टॉट फीजर बोलते हैं, टॉटर नहीं बोल सकते। कितना अच्छा लगे, एकदम टॉटर टॉटर हो गया। टॉट फीजर मतलब जो टॉट करता है। तो आमतौर पे टॉट फीजर इज लायबल ऑफ फॉर हिज टॉट। जिसने किया वही भरेगा। बट इन सम केसेस अ पर्सन में बी हेल्ड लायबल फॉर द टॉट कमिटेड बाय। जैसे
जेठालाल किस किस के टॉट के लिए लायबल होता है? टप्पू, दया, बापूजी, पागा, ओके, नट्टू काका, बावरी, मगन को तो भूल ही गए तुम हैं? अरे हाँ, असली टॉट तो उसी के होते हैं भाई। सुंदर सुंदर हो भाई, भगवान शब्द ऐसा साला ना दे किसी को। हर आदमी के दो ही सपने होते हैं, एक सुंदर जैसा साला न मिले और सुंदर जैसा साला बन जाऊं, लूटो जीजा को, खत्म। ठीक, तो ये सबके टॉट के लिए लायबल होता है। अब अपने को कुछ केसेस पढ़ने हैं, जैसे हमने कल थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था कि मास्टर और सर्वेंट वाले केस में अ मास्टर इज लायबल टू थर्ड पर्सन फॉर एवरी रॉन्गफुल एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट एज इज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ हिज सर्विस। जो उसकी जो सर्विस है उस दौरान अगर उसने कोई टॉट किया है तो उसके लिए कौन लायबल? कौन लायबल? अगर सर्विस के अलावा टॉट किया है तो क्या मास्टर लायबल? नहीं। द रॉन्गफुल एक्ट नीड नॉट टू बी डन फॉर मास्टर्स बेनिफिट। मास्टर तब भी लायबल होगा, मास्टर इज लायबल इवन दो द सर्वेंट एक्टेड अगेंस्ट द एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर द मास्टर। जैसे मेरा ड्राइवर था, वो उसकी जॉब थी 10 से 6 की, सुबह 10 बजे आता था, शाम को 6 बजे जाता था, पर वो घर 11 बजे तक पहुंचता था। और मेरी एक गाड़ी उसी के पास रहती थी, शाम को उसी के घर के वहां जगह थी तो पार्क कर लेता था। और वो 10 बजे 6 बजे 6 साढ़े 6 7 तक निकलता था और बीच में थोड़ा सा पानी वगैरह पीने रुकता था 1-2 घंटे के लिए। और उसकी क्या आदत थी, उसको ऐसा नेचुरल खाली पानी अच्छा नहीं लगता था तो वो कुछ मिला के पीता था। तो वो एक दिन ऐसे ही पानी पी के जा रहा था और रास्ते में उसने ठोका। अब ठोका कैसे भाई? किसी इंसान को नहीं ठोका, किसी गाड़ी को नहीं ठोका, सड़क में, जैसे ये सड़क है, बीच में डिवाइडर होता है, कोई नशेड़ी आदमी ठोकेगा भी तो भी इसमें ठोकेगा। हाँ, नेक्स्ट लेवल नशेड़ी था वो। उसने इधर जाके यहां पर कुछ पोल थे उसको ठोका, और ऐसा ठोका कि पोल आधा टूट गया और आधी गाड़ी भी फूट गई। और नगर निगम का था, नगर निगम में बजा दी उसकी। और बिल किस पे फटा? अब डिफेंस तो यही लिया कि भाई मेरे कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में थोड़ी था, 6 बजे छुट्टी हो जाती, फिर दारू पिए या गांजा मेरे को क्या करना, मेरे को थोड़ी देता आधा आधा हो कि लो सर एक पैग आप भी तो। साथ में पीते तो अलग बात थी, पर मैं पीता ही नहीं हूं उसके साथ, ठीक है। तो फिर मैं लायबल नहीं हुआ। जेल में था वो 2-3 महीने तक, कोई जबरदस्ती माथे वाथे भी आ गया था, बहुत गाड़ी ठोकी उसने। तो ऐसे परिस्थिति में कौन लायबल होगा? मास्टर। फिर एक होता है प्रिंसिपल एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट मतलब क्या? इसमें एक केस लॉ भी है, सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट। 2 से 3 बार आ चुका है ये, सेम अपने नोट्स में से। लास्ट अटेम्प्ट में वो मिनेरा मिल्स वाला केस आया था, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला। अभी इसमें क्या हुआ था कि ये सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड का केस था कि जो एक पेट्रोल लॉरी थी, वो भाई पेट्रोल का ट्रक लेके जा रहा है, पेट्रोल पंप पे उसने पी सिगरेट, सिगरेट बीड़ी जो भी पी, और सिगरेट पी के माचिस वहीं जलती फेंक दी। वो जो पेट्रोल लॉरी थी पूरी की पूरी, तब लायबिलिटी किसकी? मास्टर की। क्लियर? हम्म, हाँ। अरे तो बेटा नुकसान नाम की चीज होती है ना, लॉस। एक पेट्रोल का टैंकर जब फटता है ना तो आसपास बहुत सारी चीजें लपेटे में आ जाती है। कितना भोला सवाल है। वो तो मर गया, आप खाई की लायबिलिटी। प्रिंसिपल एंड एजेंट, व्हेन प्रिंसिपल ओ ओ एक मिनट, जब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एजेंट क्या होता है बताओ आप? व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप? कोई, अरे यार इसको मेरी ही क्लास में होता है कि विजय सर की क्लास में भी होता है? उस क्लास में मेरा आईपैड ठीक चलता है, इधर तकलीफ है। विवेक सर का भी नहीं चलता। व्हेन प्रिंसिपल, क्या बोल रहे हो? अरे हिंदी में बोलो। अच्छा,
है उनके पास, ऐसी बात नहीं है. When the principal expressly or impliedly authorize some act to be done, जब प्रिंसिपल कोई भी एक्ट के लिए ऑथराइजेशन देता है एजेंट को, he is liable for such an act of the agent if same has been done in the course of duties as an agent. एजेंट मतलब हमने अपने बिहाफ पे कोई भी एक्ट या कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए किसी व्यक्ति को रखा हुआ है. क्या किया है? क्लियर है? फिर से, हमने ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए किसी व्यक्ति को रखा हुआ है जो हमारे बिहाफ पे काम करता है. जैसे पार्टनरशिप फर्म में भी ऐसे ही होता है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन होता है. यस और नो? केस है लॉयड वर्सेस ग्रेस एंड स्मिथ कंपनी. इन लॉयड वर्सेस ग्रेस एंड स्मिथ कंपनी, द मैनेजिंग क्लर्क ऑफ अ फर्म ऑफ सॉलिसिटर while acting in the ordinary course of business committed a fraud against lady client. चलो वो समझो. जॉली एलएलबी देखिए, अक्षय कुमार वाली, उसमें वो रिजवी साहब के बिहाफ पे केस ले लेता है एक लेडी क्लाइंट से, पर वो वहां पर उनका ऑथराइज एजेंट नहीं होता है. अगर ऑथराइज एजेंट हो तो उसकी लायबिलिटी किसके नाम पे आ जाती? रिजवी साहब के नाम पे, जो सीनियर एडवोकेट. हमेशा ऐसा होता है कि हमारे बिहाफ पे अगर कोई व्यक्ति एक्ट कर रहा है, आप किसी कपड़े की दुकान पे जाओ, मतलब मॉल की बात नहीं कर रहा हूं, लोकल शॉप पे जाओ, वहां पर कोई शॉपकीपर, जो वो नहीं होते अजीब गरीब लड़कों से बात कर रहा हूं मैं स्पेसिफिकली, वो सतरंगी बाल वाले जो टी शर्ट वी शर्ट दिखाते हैं अपने को, और कुछ डिफेक्ट निकल जाए तो आप जाके उसके माथे आओगे या मालिक के? बट ऑब्वियस उस मालिक के, क्योंकि हमको उससे क्या लेना देना. भले एजेंट ने काम करा है, लायबिलिटी किसकी? प्रिंसिपल की. आगे बढ़ सकते हैं. फर्म एंड पार्टनर. फर्म एंड पार्टनर में क्या होगा? अगर 3 लोग पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, एक ने कोई गड़बड़ कर दी तो सिर्फ एक ही लायबल कि पूरी फर्म? पूरी फर्म क्यों लायबल? क्योंकि पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more person who agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all. मतलब पार्टनरशिप आपस में कैसा रिलेशन होता है? म्यूचुअल एजेंसी का. कैसा? मतलब हर पार्टनर दूसरे का एजेंट और हर पार्टनर दूसरे का प्रिंसिपल. क्लियर है? ये यहां पर भी एक केस है, हैमलिन वर्सेस हॉस्टन एंड कंपनी. वन ऑफ द 2 पार्टनर bribed the plaintiff's clerk and induced him to divulge secrets relating to employer's business. तो इसमें भी दोनों पार्टनर को लायबल माना गया. क्या यहां तक क्लियर? क्यों? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर समझते हो? ठेकेदार. क्या होता है ठेकेदार? मतलब है जो घर बनाता है. शाबाश. जिसको जवाबदारी होती है कि ये पूरा काम मैं अपने अंडर में पूरा करवाऊंगा. और फीफा बोल रही है जिसको ठेका दे दिया. व्हाट डू यू मीन बाय ठेका? पूरा काम उसको दे दिया. ठेका इज यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो ठेका नहीं. ठीक है? मतलब आमतौर पे इंसान ठेका देख के ऐसे कर लेता है कि भाई मंदिर आ गया, तो वो वाला ठेका नहीं है. ठीक है? ठेके का सही इंटरप्रिटेशन हर्ष ने निकाला, वो बड़ी बात है. इसने काम से ही मतलब निकाला उसका. इसने ऐसा नहीं बोला कि सर पलासिया चौराहे पे ढक्कन वाला कुआं, नो ठेका है. कब से हो भाई तुम रतलाम में? सॉरी, इंदौर में. और तुम? 4-5 महीने से हो. क्या चल रहा है फिर यहाँ? क्या कर रही हो कॉलेज में? कहाँ से? रेनेसां से बीकॉम? यहाँ रह के? अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हंसते नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, होता है. क्या मजबूरी थी वैसे? है? कोई नहीं. इसीलिए फिर अचानक सीएस करने का मन हुआ होगा. पहले से प्लान था. कैसा लग रहा है कॉलेज में? सब अच्छा चल रहा है? जाती नहीं है तो फिर यहाँ रह के करती क्या हो? घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे. और क्या, घूम लिया होगा इंदौर तो काफी. फिर ठेका वेका देखा? हाँ. चलो, एम्प्लॉयर और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वो जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स अलग रुबाबी आदमी होता है.
वो पूरा काम अपने अंडर में ले लेते हैं और अपने हिसाब से करते हैं। अब भाई जब वो हमारा एम्प्लॉय ही नहीं है, हमने तो ठेका दे दिया उसको, हमने तो ठेका, तो फिर लायबिलिटी किसकी होनी चाहिए, उसकी कि हमारी? उसी की होनी चाहिए ना। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर अपना डायरेक्ट कंट्रोल थोड़ी है, तो लायबिलिटी किसकी? कि हमारी? उसकी या हमारी? It is to be remembered that an employer is vicariously liable for the tort of his servant committed in the course of employment, but he is not liable for the tort of those who are independent contractor. तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के टॉर्ट की लायबिलिटी हमारी नहीं है, पर कुछ केसेस में हो सकती है। कैसे? कौन कौन से केसेस में इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लायबिलिटी भी हमारी होगी? क्या? अरे कॉन्ट्रैक्टर है क्या, इसका सीमेंट में चूना मिलाएगा? अरे तो कोई अपने ही घर में क्यों? एम्प्लॉयर खुद ऑथराइज करे, ऐसा होता है। एक टॉर्ट हुआ था हमारी गली में, जहां मैं पहले रहता था, वो ऐसी गली थी, मतलब ये आ रहा है सड़क, फिर वो कुछ गलियां ऐसी नहीं होती जहां जो थोड़ी देर में खत्म हो जाती है कि इसके आगे कुछ नहीं, कोई रास्ता समझ के घुसे फिर पलट के आना पड़ता है, वैसी सी गली थी। तो यहाँ आखिरी में ना एक घर बन रहा था, और ये गली बहुत ऐसी नैरो सी थी। यहाँ पर एक भाई साहब की ऑल्टो खड़ी रहती थी, मेरी गाड़ी खड़ी करने की तो जगह ही नहीं रहती थी, इधर सड़क पे लगाता था मैं, तो यहाँ ऑल्टो खड़ी रहती थी। तो रात में सामान आता था उसका, रेत मिट्टी सीमेंट जो भी लगता है, गिट्टी विट्टी, तो रात की 3-3:30 बजे वो सबको उठा उठा के गाड़ियां साइड करवाता था। अब फिर एक दो बार किसी ने गेट खोलते से ही उसको कुछ बोल दिया होगा, तो फिर उसने बोला ठीक है अब रात को नहीं उठाए किसी को। तो जो ट्रक वाला आया वो बोलता भाई साहब ट्रक वहां तक नहीं जाएगा। बोले क्यों नहीं जाएगा? तो ये ऑल्टो खड़ी है यहाँ पे, ब्लू कलर की ऑल्टो थी, अच्छे से याद है। तो बोलता है कि अरे जाएगा, बहुत जगह है। तो वो ट्रक वाला बोलता नहीं जगह है। फिर वापस एम्प्लॉयर बोलता रहा हम कह रहे हैं बहुत जगह है, वो बोल रहा नहीं जगह है। तो बोले तू ले, बोलता है अगर मैंने लिया तो ऑल्टो भी साथ में आ जाएगी। एम्प्लॉयर नहीं माना, मेरा बजा था, एम्प्लॉयर नहीं माना। तो एम्प्लॉयर ने बोला कि तू तो रिवर्स ले, और उस बंदे ने सच में रिवर्स लिया और ऑल्टो यहां तक आई। एक तरफ से ऑल्टो व्हाइट हो चुकी थी, ब्लू वाली घिस गई थी पूरी, और उसका गेट साइड ग्लास ये तो ट्रक के साथ ही चला गया। ऐसे पकड़ लिया था साइड ग्लास ने उसको, ट्रक को, बोले मैं अब नहीं अलग होऊंगा, फंस गया था उसमें वो। इस परिस्थिति में कौन लायबल? ट्रक का ड्राइवर कि एम्प्लॉयर? क्यों? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए तो एम्प्लॉयर लायबल नहीं होता ना। बोला जबरदस्ती बोला, कैसे हर्ष, कैसे बोला? ड्राइवर मना कर रहा था, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर मना कर रहा था, पर द टॉर्ट वॉज ऑथोराइज टू हिम बाय एम्प्लॉयर। व्हेन एम्प्लॉयर ऑथोराइज टू कमिट अ टॉर्ट, तो कौन लायबल होगा? एम्प्लॉयर। कौन? आगे बढ़ सकते हैं। फिर है इन टॉर्ट्स ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जो कि हमने कल पढ़ा था। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के टॉर्ट में भी कौन लायबल होगा? नेग्लिजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर थोड़ी बहुत नेग्लिजेंसी दिखाए तो किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। उस केस में भी कौन लायबल होगा? तो एम्प्लॉयर 3 केस में लायबल होगा। पहला क्या? फिर से, when the employer authorizes the to commit the tort। दूसरा, in case of strict liability, in torts of strict liability। तीसरा, negligence of, फिर से पहला when employer authorizes to commit a, दूसरा in tort of strict liability, तीसरा नेग्लिजेंस ऑफ। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े।
where employer is not liable for the act of an independent contractor. An employer is not liable for the tort of an independent contractor if he has taken care in appointment of contractor. हमने क्या पढ़ा था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के टॉर्ट में, याद है? We have employed reputed engineers to construct the water reservoir. रेप्यूटेड लोगों को, अब यार आप घर बनवाने के लिए मिस्त्री बुलाओ और सिविल इंजीनियर बुलाओ, कोई फर्क है कि नहीं है? अरे यस और नो, है क्या फर्क है? वो प्रोफेशनल है तो अच्छे से ही करेगा। तो आप अगर व्यवस्थित व्यक्ति से, जैसे मैंने अपने घर का एग्जांपल दिया था, मेरे घर के वाटर रिजर्वायर में हमने एक मस्त व्यक्ति को बुलाया था, उसने कितनी अच्छी टंकी बनाई है? वो भाई इतनी बढ़िया टंकी है, वो नेकी कर दरिया में डाल वाला। तुझमें जितना दम है उतना पानी भर के बता, वापस निकाल ले तो जो बोले वो ऐसी टंकी हो गई है, इंसान चला जाए तो लौट के नहीं आए। खतरनाक। मेरा एक बार पैर फंस गया था उसमें, ढक्कन उसका ऐसा था प्लास्टिक वाला, और जो डरा में भाई। हमने हर कुछ ट्राई किया, उसमें मछलियां पाल ली थी कि पानी साफ रहे, वो ही गायब हो गई, एक भी नहीं मिली। और आमतौर पे मछलियां जब मर जाती है तो स्मेल आती नहीं, उसमें तो वही चल रहा, मिट्टी दी खुशबू आई बस, और कुछ भी नहीं, कीचड़ ही कीचड़ है पूरी टंकी में। हाँ, वो ऐसा लगता कि किसी दिन घर ना चला जाए उसमें अंदर। क्या कछुआ मिट्टी में चला जाएगा? मगरमच्छ ना पाल लूं मैं? पाल लू, दिला दो, आराम से रह ले, मगर तो रह सकता उसमें। क्या बढ़िया एकदम वाइब आएगी ना, मगर पाल रखा है, शाकाल बन के घूमूंगा मैं, बाल तोड़ ही रहे मेरे। वेलकम माय फ्रेंड्स। क्या अब एक हाथ में मगर रखूं, दूसरे हाथ से उसके सर पे हाथ फेरूं, स्नैप का ऐसे बनाऊंगा मैं? मगर तो खैर पालना चाहिए भाई। मैं मिल चुका हूं भाई, मेरे पीछे मगर पड़ चुका है एक बार, मैंने ही पत्थर मारा था उसको। दुखद घटना है। इन फिलिप्स वर्सेस ब्रिटानिया हाइजीनिक लॉन्ड्री कंपनी, द ओनर ऑफ अ लॉरी वॉज हेल्ड नॉट लायबल when a third party's vehicle was damaged and in consequence of negligent repair of his lorry by a garage proprietor. ठीक, गैरेज प्रोप्राइटर ने उसने गलत लॉरी रिपेयर कर दी थी तो वो लायबल नहीं है। सलमान भाई भी तो हर बार बच जाते हैं, बचता है ना, गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था और एक्टेड अगेंस्ट एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन। और ये लोग एम्प्लॉयमेंट में रखते ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखते हैं। प्रोफेशनल ड्राइवर तो लाइसेंस है, मतलब प्रोफेशनल है कि नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट। वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट बाद में पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे रॉन्ग्स टू पर्सनल सेफ्टी। रॉन्ग्स टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम मतलब किसी मनुष्य के खिलाफ कुछ गलत कर देना। असॉल्ट का मतलब समझते हो? बैटरी का मतलब क्या होता है बताओ? क्या 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 बोली, फिर से बोल, क्या है? दोनों बता ढंग से, दो ऐसे। ये क्या हुआ? मैं तो एग्जांपल दे रहा था। When the force has not actually been used, but there is mere apprehension in plaintiff's mind that the force may be used against him, this wrong is an assault. ना माने वो क्या हो जाएगा? असॉल्ट। मतलब किसी को इंदौरी भाषा में बोलूं तो चमकाना। क्या करना? चमकाना। Pointing even an unloaded pistol at another may be considered as an, धमकी देना इज असॉल्ट, और सही में कूट देना इज बैटरी। अ बैटरी इज द इंटेंशनल एंड डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्स टू द पर्सन ऑफ अनदर विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। कि मैं आऊं और एक टिका जाऊं और पूछो क्यों मारा, जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही
तो वो क्या हो जाएगा, द लीस्ट टचिंग ऑफ अनदर इन एंगर इज बैटरी, throwing of water, making a person fall down by pulling his chair are the example of use of force. इसमें से एक ना एक तो सबने किया ही होगा एक बार जीवन में, या किसी के साथ हुआ होगा। फेंका पानी किसी के ऊपर कभी, किसी ने तुम्हारी कुर्सी खींची, तुमने किया, क्या किया, गुस्से में या ऐसी मस्ती में? गुस्सा करो, क्या है मस्ती में रखा, तुमने क्या क्या किया? ये वाला ऐसे करने का, लोग आपस में ऐसे ही मुंह से लड़ रहे थे, मैं जाऊं तो जाके हाथापाई हो, ऐसा काम होना चाहिए। However, harm which is unintentional or caused by pure accident is not actionable. ऐसा harm जो unintentional है या caused by pure accident, वो actionable नहीं है। जैसे जेठालाल बालकनी में जल चढ़ाए और भिड़े अपना टकला लेके नीचे पहुंच जाए, तो वो एक्सीडेंटल है, वो बैटरी नहीं है, एक्शनेबल नहीं है। क्या यहां तक क्लियर है? असॉल्ट क्लियर, बैटरी क्लियर। फॉल्स इंप्रिजनमेंट या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पढ़ते हैं। कन्फाइनमेंट मतलब क्या होता है? कन्फाइनमेंट किसी को क्या बना लेना, बंदी, ध बंदी कैसे बनाएंगे, ठीक है, द ही लिखते होंगे वैसे, पर किसी को ऐसे कैद कर लेना, दिस इज अप्रोप्रिएट वर्ड। लड़के ऑफेंड हो जाते हैं तो वो बंदी बना दिया सर, जरा सी बात में। फॉल्स इंप्रिजनमेंट या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट मतलब किसी की फ्रीडम छीन लेना, उसको जेल वेल में डाल देना। इट इज अ टोटल रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट बोले तो रोक लेना, रुकावट, restriction. It is a total restraint of the liberty of a person without any lawful excuse. Every confinement of a person is an imprisonment if it has been done without any lawful manner, and it is a हाँ, वो तो खैर और बहुत सीरियस नेचर का क्राइम है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है। कल मेरे पास फोन आया था इसी क्लास में 11 बजे कि आपके खाते में गलती से पैसे आ गए हैं, किसी की स्कॉलरशिप ट्रांसफर हो गई है ना, बहुत आते हैं ऐसे फोन। अभी एक हफ्ते 10 दिन पहले एक का फोन आया, बोलता है योगेश ओझा जी बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ बात कर रहा हूँ। बोले मैं भोपाल साइबर थाने से इंस्पेक्टर ये बात कर रहा हूँ। मैं कहा करो करो बात करो। तो बोलता है कि आप फोन चलाते हैं? मैंने कहा बिल्कुल, तभी बात कर रहा हूँ आपसे। तो बोलता है कि मैं इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ, ठीक से बात करे। मैंने कहा ठीक से करता हूँ, ठीक है सॉरी सॉरी। वो बोलते हैं कि आप गूगल चलाते हैं? मैंने कहा हाँ चलाता हूँ। आपने कुछ ऑर्डर प्लेस किया था, आपके इतने किलो ड्रग्स मिले हैं, उसके अंदर 3 पासपोर्ट है और आधार कार्ड है, चाकू है, ये है वो है। मैंने कहा कहाँ है ये सब? तो बोलता हमारे पास है। तो मैं कहा कब आऊं लेने? तो वो ऐसे ही बगर बगर करने लगा। फिर मैंने कहा इतना टाइम बचा नहीं, मैंने कहा एक बार ट्रू कॉलर पे नंबर देख मेरा। फोन काट दिया उसने। फिर मैंने लगा तो ब्लॉक कर दिया साले ने। बहुत आते हैं ऐसे आजकल, डिजिटल अरेस्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। सोच तो रहा था, मैंने कहा ड्रग्स है तो भाई थोड़ा तू खा ले, बाकी भेज दे वापस। हाँ, दो ही भाई मजे करेंगे। बोलना मेरे पापा दानी है। कल वाले व्यक्ति को भी मैंने ही बोला, मैंने कहा अगर गलत हुआ तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, बैंक में कंप्लेंट डालो, बैंक रिवर्स कर देगा। बोले बैंक ने मना कर दिया। मैंने कहा सेम यार, नहीं दूंगा मैं वापस। हाँ और क्या। मेकिंग ऑफ फॉल्स कंप्लेन, और ये वाले जो स्कैम है ना, इसमें आजकल ये भी चल रहा है कि गलती से आपके अकाउंट में पैसे आ गए, आप अगर ऐप खोलो फटाफट, फोन पे, गूगल पे, जो भी, बोले आप आपके फोन पे चेक कीजिए। आप ऐप खोलने जाओगे ना तो पहली बार में ओटीपी गलत डालना, क्योंकि आईफोन्स में और नॉर्मल फोन्स में लोग आजकल फेस आईडी लगा के रखते हैं, और वो पहले ही पेमेंट रिसीव की रिक्वेस्ट डाल के रखता है। आप जैसे ओटीपी डालोगे पैसा कट जाएगा। कभी भी ऐसा होना तो एक बार में सही ओटीपी डालो ही मत जब ऐप खोलो आप। लास्ट टू लास्ट 3-4 अटेम्प्ट पहले अपने यहाँ पे एक बच्ची थी, उसके ऐसे 15,000 रुपए चले गए थे। उसको भी किसी ने बोला कि आपके पापा ने मेरे को बोला आपके खाते में पैसे डालने का।
वो फोन पे लिख के भेज रहा ट्रांसफर टू योर अकाउंट, बच्चे खुश। फिर बोलता कि गलती से 20,000 डल गए एक्स्ट्रा, वापस कर दो। उसने कर भी दिए, फिर 3 दिन क्लास में रोई। दिक्कत होता है भाई, पर बहुत मतलब हार्ड अर्न मनी रहती है, तकलीफ होती है भाई। तो मेकिंग ऑफ फॉल्स कंप्लेन द पुलिस बाय द डिफेंडेंट लीडिंग टू द अरेस्ट ऑफ प्लेंटिफ इट इज विदाउट जस्टिफिकेशन विल मेक द डिफेंडेंट लायबल फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। मतलब किसी को बिना किसी बात के ऐसे ही जेल में डाल देना क्या होता है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। क्या यहां तक क्लियर है? अब पढ़ेंगे डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब क्या होता है? मानहानि। करोगे मानहानि किसी की? करी कभी तुमने मानहानि? झूठी चुगली तो बहुत करती होगी तू, नहीं करती? बुलाऊं वंशिका को, कनक को बुलाऊं? नहीं। आप लोगों ने करा कभी किसी का डिफेमेशन? अफीफा शर्म कर, डिफेमेशन नहीं किया कभी किसी का? आयुष, यार तुम लोग मुझसे टाइम तो सब पूछते हो, आते तो कोई नहीं हो। कल आया था तू, तो ये कौन सा है मतलब? और टाइम टेबल कौन भेजता है? तो मुझसे पूछने की कोई सेंस है? अरे उन्होंने फ्रॉम टुमारो लिख रखा, मतलब यही है ना। अरे तो उनसे बात करो, मेरे को 16 लोग मैसेज कर रहे टाइम क्या टाइम क्या टाइम। मैं खुद पूछ रहा हूँ टाइम क्या टाइम क्या टाइम क्या। अरे मुझे क्या पता भाई, ये कौन सा तरीका? हाँ, अच्छा बोल के जाते तो फिर राय साहब क्यों राय बहादुर बनते हो? मैं 11 बजे रात को घर पहुंचता हूँ, सुबह 7 बजे घर से निकलता हूँ, 11:15 पे सर कल का टाइम क्या है? पहला बाइट खाने का ले ही रहा होता, टाइम क्या है? अरे यार इतने परेशान। और भाई लॉजिकल हो, तुम मुझसे जेल का पूछ रहे हो, काम की चीज में समझ भी आया। मैं मतलब महेश दिखता हूं तुमको कि तुम मुझसे पूछोगे, मैं विजय सर से पूछूंगा, फिर तुमको दूंगा। ओझा ब्रोकरेज सर्विसेज कुछ ऐसा डाल रखा है मैंने। हाँ मतलब नो दलाली फर्म, डायरेक्टली। और एक नहीं मालूम है, ये भी पूछ रहा, षष्ठी भी पूछ रही, और दोनों आपस में भी बात कर रहे हैं, दोनों अलग अलग मैसेज कर रहे हैं। और मैं बच्चों को एक मैसेज कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूं, प्लीज वैसे तो सेम रहेगा, स्टिल प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कांटेक्ट विजय सर। कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। खाना मन ही खत्म हो जाता, खाना ये ले तेरा खाना, ये दाल या चावल नहीं खाना बिल्कुल। अब क्या करूं मैं, मतलब माँ से तो आ नहीं सकता, मैं तो दुखी हूं ही, किसी का और क्यों समय खराब करूं। यही क्या है, छोटे भाई है ना मेरे, तो लाड़ में आ जाते हैं ज्यादा, ना माने। वो उस सिचुएशन में हूं मैं कि क्या करूं, मार भी नहीं सकता इनको। डिफेमेशन पे थे हम। डिफेमेशन मतलब मानहानि कर देना। मान लो कोई व्यक्ति खूनी है, किसी ने किसी का खून किया, एक मनुष्य ने अपनी ही पर्सनल बीवी मार दी, खुद की बीवी, और हम 4 लोग आपस में खड़े होकर बात कर रहे, तुमको पता है उसने अपनी बीवी को मार दिया, और वो आदमी आपके खिलाफ केस कर रहा है, इसने हमारा डिफेमेशन किया, दूसरे की बीवी को बता रहा है कि मैंने अपनी बीवी मार दिया, वो मुझसे बात नहीं करेगी, ऐसे बोल रहा है। तो दिस इज नॉट डिफेमेशन भाई, डिफेमेशन नहीं है ये। हम तो सच्ची बात कर रहे हैं ना, सच्ची बात कर रहे हैं ना, क्या गलत कर रहे हैं? सच्ची बात। तो डिफेमेशन होने के लिए फॉल्स स्टेटमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट अफेक्टिंग द रेपुटेशन ऑफ अदर विदाउट एनी जस्ट कॉज और एक्सक्यूज। इट इज अ कौन सा स्टेटमेंट? फॉल्स स्टेटमेंट अफेक्टिंग व्हाट? ऑफ अदर विदाउट एनी लॉफुल जस्ट, विदाउट एनी जस्ट कॉज और एक्सक्यूज। फॉल्स स्टेटमेंट हो तभी डिफेमेशन है। सच्ची बात कह दे तो सर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। डिफेमेशन कैन बी बाय 2 मेथड्स, पहला लिबल, दूसरा लिबल। लिबल क्या होता है? लिबल CSEET, पढ़ा नहीं पढ़ा?
ढोल क्यों बजा रही, बोल ना, बोल। रिप्रेजेंटेशन जो किया वो किस फॉर्म में किया? परमानेंट फॉर्म में। परमानेंट मतलब जैसे लिख दिया, राइटिंग में, प्रिंटिंग में, पिक्चर्स में, इंस्टाग्राम की पोस्ट, लेबल में। स्लेंडर क्या होता है? इट इज पब्लिकेशन इन ट्रांजिएंट फॉर्म, जैसे स्पोकन वर्ड्स, गेस्चर्स वगैरह वगैरह। वो आपने उसके स्पूफ देखे? मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं बाके बिहाड़ी के पास आया हूं। देखा उस बच्चे का? वो लस्सी पीता है, फिर पीछे से एक बच्चा, एक व्यक्ति कुछ कहता है उसमें कि ऐसे करके, है ना, पागल है बोल रहा हूं मैं, हंस क्या रहा है, कुछ बोलता है वो। तो वो क्या है? डिफेमेशन। लिबल है कि स्लेंडर है? अगर वो सिर्फ बोल रहा होता तो स्लेंडर है, पर वीडियो में आ गया परमानेंट फॉर्म में तो लिबल है। ठीक है? तो कोई भी चीज, जैसा इंस्टाग्राम की पोस्ट है, वो भी इंस्टाग्राम की स्टोरी जो 24 घंटे में हट जाती, वो स्लेंडर कैसे? लेबल कैसे? स्क्रीनशॉट ले सकते। स्नैपचैट क्यों? स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो सेव कहां होगा? हाँ, सेव करो तो बनेगा ना लेबल, नहीं किया तो? अरे तो ऐसे इशारा क्या, तो भी देख लिया सबने। ठीक है? फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सॉर्ट फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट एग्जिस्ट। इस सॉर्ट की एप्लीकेबिलिटी के लिए ये कंडीशंस एग्जिस्ट होना चाहिए। पहला, स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी। स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? डिफेमेटरी मतलब नेगेटिव, और इट मस्ट बी पब्लिश्ड। इट मस्ट बी पब्लिश किया हुआ होना चाहिए। इट मीन्स देयर मस्ट हैव बीन कम्युनिकेशन ऑफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट टू पर्सन अदर देन द पर्सन। किसी मूर्ख को बोलो कि तू मूर्ख है तो डिफेमेशन नहीं है। किसी दूसरे को बोलो कि ये मूर्ख है तो भी डिफेमेशन, क्योंकि वो मूर्ख है। किसी समझदार आदमी को बोलो किसी दूसरे के सामने कि ये तो साला पागल है, तो क्या होगा? इट मस्ट बी पब्लिश्ड। बोले तो ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट उस व्यक्ति को बोलो जिसको डिफेम कर रहे हो, उसके अलावा। जैसे आयुष के बारे में मुझे कुछ गलत बोलना है, आयुष पाटीदार के बारे में ये बोल रहा हूं कि आयुष पाटीदार तो पागल इंसान है। अब आयुष पाटीदार के अलावा दूसरों को बोलूं और ये स्टेटमेंट फॉल्स है, सही नहीं है, पागल है। कहां से पागल है? कुछ भी। मदहोश कर देने वाला रिंगटोन है। कौन सी है भाई ये रिंगटोन? बनाई है कि फोन में इनबिल्ट है? है ऐसी इनबिल्ट? बढ़िया है यार। हमारे इसमें तो ऐसी रिंगटोन होती, एक का फोन बुझे सब एक ब्रांड वाले एकदम देखने लगते हैं, हमारा हमारा हमारा। अभी मैसेज मेरा आया था, चेक वो कर रही थी, पढ़ा? दिखा तो नहीं? चलो, तो डिफेमेटरी स्टेटमेंट किसी और को कम्युनिकेट होना चाहिए। फिर स्टेटमेंट मस्ट बी रेफर टू द प्लेंटिफ। स्टेटमेंट मस्ट बी रेफरिंग टू द, ऐसे बोलू कोई तो पागल है, अरे कोई तो क्या, कोई तो नाम तो बोलो, नाम तो। अब जैसे अफीफा को ही चिढ़ा रहा हूं और मैं आकांक्षा को बोल रहा हूं कि कोई तो पागल बैठा है यहाँ पे, कोई तो कौन? हाँ, वो बोली, मैं नहीं बोला बहन। तो मेरी तो आदत ही है शुरू करने की, जेआईजीएल फर्स्ट पेपर है ना। और स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स। क्या ये झूठा स्टेटमेंट था क्या? जबरदस्ती, ये तो सच्ची बात हो गई ना। या अगर मैं ऐसे बोल दूं कि तुम तीनों में से कोई एक पागल है, अदिति कौन पागल है बताओ इन दोनों में? पहले दिन नहीं बोलूंगी, अभी नहीं नहीं होगा, बाद में देखती हूँ, डिसाइड कर लूंगे। तो स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स। 4 कंडीशन होना चाहिए डिफेमेशन के लिए। पहला, स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी। स्टेटमेंट मस्ट बी, मतलब इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू अ पर्सन अदर देन पर्सन हु इज डिफेम्ड। तीसरा, क्या बोली तू? फॉल्स, अच्छा फॉल्स। और इट मस्ट बी रेफरिंग टू द, ये मीडिया वालों पे डिफेमेशन का केस क्यों नहीं होता फिर?
वो कभी भी स्टेटमेंट नहीं देते, वो एक्सक्लेमेशन देते। सूत्रों की माने तो या तो क्वेश्चन मार्क लगा देते, एक्सक्लेमेशन दे देते। क्या यही है खूनी? है ये खूनी? खूनी है ये? क्वेश्चन। क्या यही दरिंदा है भी लिख दिया, क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया, और आगे क्या लिख दिया? मतलब भैया ओपन एंडेड है। आज रात आपका टीवी उल्टा लटकने वाला है। आते थे ऐसे न्यूज रिपोर्टर्स पहले, देखा वो चोटी वाले को, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, नहीं देखा तुम लोग? क्या यार, बताता हूं मैं, ये देखो। अनदेखी अनसुनी वारदात, ऐसे करके पढ़ाता था, बताता था ये। हाँ हाँ हाँ, टॉट के नोट्स गुम गए भाई। हाँ हाँ, चार चीजें डिफेमेशन होने के लिए, चार चीजें। कौन सी चार चीजें? स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स, स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी, इट मस्ट बी पब्लिश, इट मस्ट बी विथ रेफरेंस टू प्लेंटिफ। आवी गियो, वो बहुत शुभकामनाएं आप सबको। अब नर्वस शॉक और पढ़ाता हूं पहले। नर्वस शॉक मतलब क्या होता है? अच्छा, तुम लोगों ने कभी जीवन में ऐसा किया, तुमको घर वालों ने डांटा या कूटा हो और तुमने खाना वाना नहीं खाया, एकदम गुस्सा गुस्सा? तू तो करती होगी जिस हिसाब की है। तू बिना बात के भी नहीं खाती होगी। आखिरी बार कब खाया था खाना? खाती है खाना, रोज खाती है? गुड, बहुत बढ़िया है। क्या मिलता है उससे अगला अटेम्प्ट? फिर खिलाता है। अच्छा, और कौन भाई कभी ऐसा बुरा माना किसी की बात से? ये दिस ब्रांच ऑफ लॉ इज कंपैरेटिवली ऑफ रीसेंट ओरिजिन। ये ब्रांच क्या है? रीसेंट ओरिजिन की, नई नई है। इट प्रोवाइड्स रिलीफ व्हेन अ पर्सन में गेट फिजिकल इंजरी नॉट बाय एन इम्पैक्ट। किसी व्यक्ति को फिजिकल इंजरी किसी इम्पैक्ट से, यानी कि स्टिक या बुलेट या स्वॉर्ड से नहीं है, नर्वस शॉक से है, जो उसने देखा और सुना। देखा और सुना। कभी कभी लोगों को ऐसा मानसिक तनाव हो जाता है ना, कोई चीज देख के या सुन के। आपने कभी एक्सीडेंट देखा है खतरनाक वाला, लाइव सर्वर फटा पड़ा है बिल्कुल ऐसे बॉडीज, तो देख पाए थे या तबीयत खराब हुई उसके बाद? देख लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा? किसी किसी को नहीं होता है, और किसी किसी की बैंड बच जाती है। मतलब हेडेक होने लगता, घबराहट होने लगती है, एंजाइटी होती है। कुछ कुछ लोगों के तो, एक एक्सीडेंट का केस आया था, 5 लोग जा रहे थे एक कार में, एक्सीडेंट हुआ, 4 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई, 5वें को एक खरोच भी नहीं आई, पर उसने 4 को उस हालत में देखा तो हार्ट अटैक से वहीं मर गया। इतना तकलीफ होती। इंदौर का एक केस था, 2 लोग आपस में लड़ रहे थे, एक बूढ़े चाचा उनको छुड़ाने गए। एक तो उनको पहुंचने में भी देर हो गई, कि चाचा बूढ़े थे, धीरे धीरे चल के गए, तो उतनी देर हाथापाई हो गई थी शुरू। तो एक ने उनको, चाचा को बोला, चाचा हटो यार तुम यार बीच से, हाप चिल्ला दिया चाचा को, और हाप नहीं बोला था। चाचा एकदम ऐसे हो गए, और चाचा वहीं जा चुके थे, गिर गए वो, अटैक आ गया चाचा को। बच्चे बूढ़े एक जैसे हो जाते एक टाइम के बाद, इतनी जोर से डांट दोगे तो दिमाग खराब हो ही जाएगा। तो चाचा मर गए, सामने वाले के ऊपर केस हो गया कि तुमने मारा। कोई समझ ही नहीं पा रहा कि कैसे हुआ ये, बट स्टिल ये चीज हो चुकी थी। हेलो, हाँ जी मैम। हेलो हेलो हेलो, हाँ। तो इसमें बोला है कि shock itself is not enough to make it an actionable tort. Some injury or illness must take place as a result of emotional disturbance, fear या sorrow. शॉक से कुछ नहीं होता, शॉक से क्या होना चाहिए? कोई फिजिकल इंजरी या टर्बुलेंस होना चाहिए, फिजिकल इंजरी या टर्बुलेंस
होना ही चाहिए, अन्यथा अन्यथा वो एक्शनेबल टॉर्ट नहीं माना जाएगा। किसी ने आपको सुना दिया, आप फिर भी हंस रहे हो, फिर बोलो इसने मेरे को बोला इसलिए मैं दुखी हो गया, तो वो टॉर्ट नहीं माना जाएगा। निब्बा निब्बी करते ना, चिप्स खाते हो बोलो बाबू तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, तो वो वैसा टॉर्ट नहीं माना जाता है। ठीक है, क्लियर है, पक्का? आगे बढ़े। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और समझ लेते हैं। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है? कोई जैसे अनलॉफुल कन्फाइनमेंट था ना, उसी का आगे का वर्जन है। मान लो आपको किसी ने झूठा जेल में भिजवा दिया था और आपने ये प्रूव कर दिया कि इसने आपको गलत भेजा था जेल में, आप बाहर आ गए, तो अब आप बाहर आके सामने वाले के ऊपर एक केस और कर सकते हो, जिसको बोलते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। तात्पर्य यह कि उसने आपको दोगलेपने करके झूठा केस में फंसाया था। समझिएगा ध्यान से। इसको भेजू जेल? भेज दू? किसने भेजा तेरे को जेल? भाटी साहब ने। हर्ष ने आयुष के ऊपर झूठा केस किया। हर्ष कौन है? कंप्लेनेंट था और ये अक्यूज था। तो आयुष को झूठा जेल भेजा था और आयुष बाहर आ गया। अब आयुष हर्ष के ऊपर केस कर रहा है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का, तो आयुष क्या बन जाएगा? प्लेंटिफ। और हर्ष क्या बन जाएगा? डिफेंडेंट। ठीक है, कंप्लेनेंट डिफेंडेंट बन गया और आयुष प्लेंटिफ बन गया। क्लियर? पर ये केस करने के लिए जो, अगर हर्ष ने जो केस किया था आयुष के ऊपर, वो अनसक्सेसफुल होना चाहिए। अनसक्सेसफुल का तात्पर्य है कि उसका डिसीजन किसके फेवर में आना चाहिए? आयुष के। तभी आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस लगा सकते हो। क्लियर है? बहुत सारे धर्म गुरुओं को जेल हुई है, बहुत सारे नेताओं को जेल हुई है। वो बोले हमको तो झूठा फंसाया। अच्छा, 10-10 साल की जेल तुमको हुई है और तुम कह रहे हो झूठा फंसाया? अगर बाहर आ जाते तुम, बाइज्जत बरी हो जाते, तो कह सकते हैं कि झूठा फंसाया। जब जेल हो गई है, जो प्रोसिक्यूशन है वो टर्मिनेट हुई है दूसरे के फेवर में, तो झूठा थोड़ी ना फंसाया। आयुष अगर बाहर आ जाए तब ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस कर सकता है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या? इट इज मैलिशियस इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट अनदर, अगेंस्ट ऑफ अनसक्सेसफुल क्रिमिनल प्रोसीडिंग विदाउट एनी। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के आगे क्या लिखा है? अनसक्सेसफुल। क्या लिखा है? मैलिशियस इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट अनदर ऑफ व्हाट? ऑफ व्हाट? अनसक्सेसफुल क्रिमिनल प्रोसीडिंग विदाउट एनी। कीवर्ड्स क्या हुए? विदाउट एनी। तो मैलिशियस इंस्टीट्यूशन ऑफ व्हाट? अनसक्सेसफुल criminal proceeding against another, of what? Unsuccessful criminal proceeding against another without any reasonable cause. If accused succeeds in getting final decision in his favor, he can file suit for damages on the basis of malicious prosecution. इस टॉर्ट की एप्लीकेबिलिटी के लिए 5 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहली, देयर मस्ट हैव बीन प्रोसिक्यूशन ऑफ प्लेंटिफ बाय डिफेंडेंट। अब यहां पर प्लेंटिफ कौन है? एक्यूज था जो पुराने केस में। डिफेंडेंट कौन है? जो कंप्लेनेंट था। तो प्लेंटिफ का डिफेंडेंट द्वारा प्रोसिक्यूशन हुआ होना चाहिए। हर्ष द्वारा आयुष के विरुद्ध में कोई प्रोसिक्यूशन पहले हुआ होना चाहिए। जबरदस्ती आके बोलेगा, आयुष इसको बोल रहा क्यों रहा तूने मेरे को झूठा जेल में डाला, बोले मैंने कब डाला भाई? कोई प्रोसिक्यूशन हुआ ही नहीं, तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस बनेगा नहीं। There must have been want of reasonable cause for that prosecution. मतलब आयुष पूरे जमाने में यही पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, जानू ना मैं जानू ना। ठीक है। There must be want of reasonable cause. There must be want of, पहला पॉइंट क्या है? There must have been a prosecution by plaintiff, sorry, of plaintiff by, दूसरा there must be want of, तीसरा the defendant must have acted, डिफेंडेंट ने कैसे एक्ट किया है, चौथा प्लेंटिफ मस्ट हैव सफर्ड डैमेजेस एज अ रिजल्ट ऑफ,
क्यों आयुष, जेल जाओगे तो कुछ नुकसान होगा, डैमेजेस होंगे, क्या मजा आएगा? स्नैपचैट चल रही, बोले 3 नाइट 2 डे पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट, एंजॉयिंग विद द टीम, वूहू। ये मैं हूं, ये मेरे जेलमेट्स है और इनकी पिटाई हो रही है, ऐसा कुछ तो नहीं करेगा? द प्रोसिक्यूशन मस्ट हैव टर्मिनेटेड इन फेवर ऑफ, प्रोसिक्यूशन किसके फेवर में टर्मिनेट हुई है? तो 5 कंडीशन क्या क्या? पहली, फिर से पहला नहीं समझ आया। There must be prosecution of plaintiff, there must have been prosecution of plaintiff by, दूसरा there must be want of reasonable cause, तीसरा defendant must have acted maliciously, चौथा plaintiff must have suffered damages as a result of that prosecution, और आखिरी prosecution must have terminated in favor of, ठीक है? ये थे wrongs to personal safety and freedom। कल हम वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट और रेमेडीज इन टॉर्ट पढ़ेंगे। क्लियर? समाप्त आज की क्लास यहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।